हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़िनोल के विरचन की अभिक्रियाएं या विधियां, या हम कहें फ़िनोल बनाने की विधियां। आज का हमारा सेशन बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक होने वाला है। पिछला जो हमारा सेशन था, या फिर हम कहें पिछली हमारी जो क्लास थी, उसमें हमने अल्कोहल बनाने की विधियाँ जो थी उनको हमने कंप्लीट किया था। आज हम फ़िनोल बनाने की विधियाँ कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में भौतिक जो गुणधर्म है अल्कोहल फ़िनोल के, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आपकी उपस्थिति इसे और भी रोमांचक बनाने वाली है। बहुत ही ईजी तरीके से हम सभी रिएक्शन को करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो फिनोल होते हैं उन्हें हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो फिनोलों को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। अम्ल, जी हाँ, फिनोलों को अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी केमिकल या रासायनिक जो गुण है वो है, तो जब हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे तो इस पर भी बात ज़रूर करेंगे कि ये अम्ल हैं या नहीं है। फिलहाल इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम पृथक किया गया था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, वो भी कोलतार विधि से। किसकी विधि से? कोलतार विधि से इसे पृथक किया गया था, सबसे पहले की बात करें पुराने ज़माने में। लेकिन फ़िलहाल जो है अब बहुत सारे मेथड हैं जिनसे इसे निर्माण किया जाता है। देखो, एक एक करके सभी मेथड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है हेलो एरिनो से, जो कि हम पढ़ के आ ही रहे हैं हमारे पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर हमने कहा भी था कि ये रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से जो हेलो एरीन है वो दर्शाते हैं, क्योंकि हम जानते थे काफ़ी सारे हमने कारण देखे थे। अनुनाद देखा था, sp2 कार्बन देखा था, जो पॉजिटिव आयन बनता है वो उसका अस्थायित्व भी हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि ये रिएक्शन कराने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 623 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर है वो हमको चाहिए, और बहुत ज़्यादा दाब 300 एटीएम दाब चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन हेलो एरिन आसान से नहीं दर्शाते हैं। इसी कारण इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ही उग्र परिस्थितियाँ हमको रखनी पड़ती हैं, जिससे हमें ये एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि यहाँ सोडियम मेटल लगा हुआ है इसलिए इसे सोडियम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। और इसका हम किसी भी छोटे मोटे अम्ल से, एक तरह से तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला मेथड था जिसमें हम क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। उग्र परिस्थितियाँ होती हैं और पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, बाद में इसकी HCl से रिएक्शन कराने पर हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा पहला मेथड है फिनोल बनाने का। बहुत ही उग्र परिस्थितियाँ चाहिए तो ये उतना बेस्ट हम नहीं मानेंगे इसको। देखिए, दूसरा मेथड है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। तो सबसे पहले बेंजीन को क्या किया जाता है? बेंजीन को यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? ओलियम के साथ बेंजीन की रिएक्शन, ओलियम मतलब H2SO7 के साथ हम क्या कराते हैं? बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, और इस तरह से हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, और वही हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन इससे भी प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त हो गया तो उसके बाद तो हम रिएक्शन आराम से करा ही सकते हैं। ये क्या है यहाँ पर? ये है सोडियम फिनॉक्साइड। एक बार ये बन गया तो फिर रिएक्शन इससे फिनोल बनाना आसान होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये H+ का मतलब यहाँ पर है अम्ल। कोई भी हमने जैसे HCl अम्ल लिया है, H+, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल जो है H+ या प्रोटॉन प्रदान करते हैं, इसलिए हम H+ भी लिख देते हैं। तो इस तरह से फिनोल हम प्राप्त कर सकते हैं, किससे? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। उसके बाद देखिए दूसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड हम पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है डाईएजोनियम लवणों से। डाईएजोनियम जो लवण है इसकी रिएक्शन भी हमने देखी थी हमारे पिछले चैप्टर में ही। वहाँ हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, है ना, सोडियम नाइट्रेट की। तो वहाँ से हमको ये जो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है HNO3 की रिएक्शन से,
और हम यहाँ से, ये ताज़ा बनता है, याद रखना, फ्रेश रिएक्शन के दौरान ही इसको बनाया जाता है, इसको रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और रिएक्शन बनता है, स्पेशली HNO2 लिया जाता है। खैर, ये है एनिलीन, जिसको हम बेंजीन एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बेंजीन एमीन भी कहते हैं, क्योंकि NH2 क्या है? एमीन समूह है, तो इसको बेंजीन एमीन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। ये हम रिएक्शन कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। जिससे हमको मिलता है बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। ये रहा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये परिस्थिति होती है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन क्योंकि Cl आ जाता है तो यहाँ माइनस और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। ये है डायोजेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और HCl निकल जाता है। तो ये डायोजेनियम लवणस की क्रिया है जो हमने पहले भी की हुई है, तो उससे हम आसानी से फिनॉल बना सकते हैं। उसके बाद बात करें क्यूमीन से। इसके बाद जो रिएक्शन हम कराने वाले हैं क्यूमीन से कराने हैं, और क्यूमीन से हमको क्या प्राप्त होने वाला है? फिनॉल प्राप्त होने वाला है। क्या होने वाला है? फिनॉल प्राप्त होने वाला है। कैसे होना है? देखो, फिनॉल को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है फिनॉल का आइसोप्रोपिल बेंजीन, या अगर आप देखने जाओगे तो ये 1 2 3 ये सेकेंडरी क्या है? प्रोपेन है ना। तो इस तरह से हम इसको IUPAC नाम भी दे सकते हैं। इसका फेमस नाम है क्यूमीन। क्या है इसका फेमस नाम? क्यूमीन। ठीक है, और वैसे आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इसको क्या कराया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है हमको? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, है ना। क्या प्राप्त होता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब भी परऑक्साइड की बात आती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मध्य एक बॉन्ड हमको दिखाई देता है, जिससे हम इस तरह की स्ट्रक्चर देखते हैं, HOOH। इसको हम बोलते हैं H2O2। इसको क्या कहते हैं? H2O2। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब भी परऑक्साइड की बात आएगी तो ऑक्सीजन के बीच में हमको बंद देखने को मिलेगा। जैसे ही रिएक्शन बनती है या फिर ये कंपाउंड हमको प्राप्त होता है, इसको हम वाटर या जल की परिस्थिति में अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा, साथ में एसीटोन। एसीटोन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। किसके रूप में? बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे सह उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो हम इससे एसीटोन भी बना लेते हैं और फिनॉल भी बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, अगला जो हमारा मेथड है या अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक गुणधर्म। तो इस तरह से देखिए, हमने 4 जो मेथड हैं फिनॉल के निर्माण की विधि के पढ़े हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है हेलोएरिनो से, ये पहला मेथड है। उसके बाद हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से दूसरा मेथड। उसके बाद हमने तीसरा जो मेथड लिया था वो था डायोजेनियम लवणों से, और जो चौथा मेथड लिया था हमने क्यूमीन से। तो 4 मेथड हैं सिंपल से, तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, और रिएक्शंस भी हार्ड हैं नहीं, सिंपल रिएक्शंस ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके गुणधर्म। इनके गुणधर्म जो हैं, भौतिक गुणधर्म, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला गुणधर्म जो आता है वो है क्वथनांक। हम जानते हैं कि सभी जो कार्बनिक रसायन में जितने भी चैप्टर हैं सभी में जो क्वथनांक हैं और विलेयता हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है। और याद रखना, अल्कोहल और फिनॉल वाले इस चैप्टर से यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है क्वथनांक से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, अल्कोहलों और फिनॉलों के जो क्वथनांक हैं वो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने पर बढ़ते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप मान लो 2 कार्बन रखोगे, फिर आपने 3 कार्बन वाला कोई अल्कोहल फिनॉल लिया, फिनॉल तो 3 कार्बन का हो ही नहीं सकता, तो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, 4 कार्बन का, 5 कार्बन, जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके क्वथनांक बढ़ेंगे। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्वथनांक का बढ़ना
जायज़ है ना। ये सिंपल बात है। कार्बन की संख्या बढ़ाओ, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है, अल्कोहलों में शाखन बढ़ने से, क्या बढ़ने से, शाखन यानी नई शाखाएँ बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक घटते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे शाखाएँ बढ़ेंगी अल्कोहलों में वैसे वैसे क्वथनांक घटेगा। क्यों घटेगा भाई? क्योंकि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घटने लगेगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी घटने लगेगा और साथ में क्या होता है, जो वान डेर वाल बल होते हैं उनमें भी कमी आएगी। याद रखना, जो वान डेर वाल बल होते हैं ये बहुत ही कमज़ोर बल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही कमज़ोर बल होते हैं। और ये केवल याद रखना अणुओं के मध्य लगते हैं और एक तरह के आकर्षण बल हैं। कैसे बल हैं ये? आकर्षण बल हैं जो अणुओं के मध्य लगते हैं। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु मौजूद रहते हैं तो उनके मध्य कुछ अट्रैक्शन या कुछ आकर्षण बल होते हैं जिन्हें हम वान डेर वाल बल कहते हैं। बहुत ही वीक बल होते हैं। तो जब यहाँ पर शाखन बढ़ता है तो इन बलों में और कमी आ जाती है और इन बलों में कमी के कारण क्वथनांक में भी कमी आती है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है जिसका नाम है ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनॉल, है ना। इसका यहाँ पर क्वथनांक सर्वाधिक होता है। जैसे ही इसमें शाखा बढ़ी, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाली शाखा एक CH3 समूह इधर हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन टू ऑल। क्या कहेंगे? ब्यूटेन टू ऑल। यह है ब्यूटेन टू ऑल। और उसके बाद इसमें और ज़्यादा शाखन बढ़ने पर हमको 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो रहा है जिसे हम क्या कहेंगे? 1, 2 एंड 3, मतलब 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से यहाँ पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का एंड फिर 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका सबसे कम यहाँ हो जाएगा। यह है क्या? अल्कोहल है। और ये क्या है? घटता हुआ क्रम है क्वथनांक का। क्या है? क्वथनांक का घटता क्रम। क्वथनांक का घटता क्रम। ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर क्वथनांक घट रहे हैं जैसे जैसे शाखन बढ़ रहा है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अल्कोहलों व फिनोलों के जो क्वथनांक हैं उनके संगत या उनके समान जो आणविक द्रव्यमान रखने वाले हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन हो सकते हैं, या हेलो एल्केन या हेलो एरीन हो सकते हैं, है ना, या ईथर, इनसे ज़्यादा होते हैं। इन सभी से क्या होते हैं? अल्कोहल और फिनोलों के क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को देख सकते हैं। ये है एथेनॉल। एथेनॉल जो है इसका यहाँ पर आणविक द्रव्यमान जो है 46 है। देख भी सकते हैं। देखिए, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है यहाँ 16। तो इस तरह से आप इसकी गणना भी कर सकते हो कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो 12 दूनी 24, और हाइड्रोजन यहाँ हमको दिख रहे हैं 6 हैं तो +6, देन हमको ऑक्सीजन दिख रहा है केवल 1 है +16। अब इनको अगर आप देखोगे तो 24 एंड 6 यहाँ पर हो जाएंगे 30 एंड ये 46। इस तरह से जो आणविक द्रव्यमान है वो 46 है। तो इसका जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन। क्या होता है? 351 केल्विन होता है। ऐसे ही हम, ये ईथर है, ये क्या है? ये है ईथर। ईथर का जो यहाँ पर देखो, ये इसका नाम भी है मेथॉक्सीमेथेन। इसका आणविक द्रव्यमान भी समान है 4-6, है ना। अणुसूत्र भी हम यहाँ देख सकते हैं C2H6O, है ना। सेम बिल्कुल आणविक द्रव्यमान अल्कोहल का है, यहाँ एथेनॉल का है C2H6 ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों का जो अणुसूत्र है वो समान है, आणविक द्रव्यमान भी समान है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 351 केल्विन है जबकि यहाँ 248 है। मतलब ये माइनस में है, ये माइनस में जा रहा है यार, मतलब बहुत, क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 248 है। 273 केल्विन क्या होता है?
0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इससे कम है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, जबकि आप देख सकते हो 351, बहुत ज़्यादा, 100 से ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। उसके बाद बात करें, ये देखिए प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, इसका अणु द्रव्यमान 44 है, लेकिन ये 231 यानी कि 231 केल्विन ही क्या हो जाता है, इसका क्वथनांक हो जाता है, बहुत ही कम है। तो आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आया यहाँ पर, क्या कारण है कि इनका क्वथनांक इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है। क्वथनांक का मतलब होता है उबालना, कि हम कोई भी यौगिक को उसको उबालेंगे वो वाष्प में बदल जाए, है ना। तो वाष्प में बदल रहा है कितने कम टेम्परेचर पर, है ना। कौन, एल्केन और ईथर, लेकिन अल्कोहल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका कारण क्या है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है इतना ज़्यादा क्या है, इसके पीछे का कारण जानते हैं। इसके पीछे होता है आणविक हाइड्रोजन बंध। जो अल्कोहल और फिनॉल के जो अणु हैं उनके मध्य में क्या होते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं, जो कि ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बंध उनके मध्य पाए जाते हैं जिनमें खासकर विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है। जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ भी ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की भी जो क्वथनांक वो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है ना। तो इस तरह से इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनके जो क्वथनांक है वो ईथर, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, और साथ में हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन और एल्किन्स या हम कहें बेंजीन से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत ही गुणधर्म से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही गुणधर्म का ही। अल्कोहल एवं फिनॉल जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल कैसे हैं, ये तो कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं ये हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हुए भी आखिर ये विलय क्यों हैं, क्या रीज़न है जो इन्हें जल में घोलता है। तो ये जल में विलयशील होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। जैसे इस तरह से हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। इस तरह से ये वाटर के जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं। इसी तरह से हम फिनॉल को देखते हैं। फिनॉल भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। पर याद रखना, परंतु कार्बन की संख्या बढ़ने पर, जैसे जैसे इनमें हम कार्बन बढ़ाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ने पर इनकी विलेयता मतलब फिनॉल और अल्कोहल की, इनकी विलेयता जल में घटती जाती है। इनकी विलेयता जल में घटती जाती है। जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनकी विलेयता जल में घटती जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कार्बन अब बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन यानी कि OH जो है वो एक ही रहने वाली है, तो हाइड्रोजन बंध उतने नहीं बन पाएंगे जो कि इन्हें जल में घोल सकें। ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो अल्कोहल और फिनॉल जो हैं, अल्कोहल व फिनॉल कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तो जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें तो विलयशील होंगे ही, क्योंकि कार्बन तो कार्बनिक यौगिकों में घुल ही जाएगा, क्योंकि समान समान में घुलता है। इस तरह से ये होते हैं भौतिक गुणधर्म जिनके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो आज का हम ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि
जो केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल और फिनॉल की, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नई जो क्लासें हमारी अपलोड होने वाली है, जिस तरह से कंटिन्यू हमारी क्लासें चल रही हैं, उससे आपको फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद।